इससे पहले हम 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं, ये हमारा 5वां चैप्टर है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप पीछे देख सकते हैं। हाँ, और स्पेशली हम इस चैप्टर में एनसीईआरटी इंग्लिश वे में रीड करने वाले हैं। ये जो हमारी बुक है जो कि डॉक्टर दिलीप गंगवार सर ने लिखी है, इसमें बोलचाल की भाषा में हम एनसीईआरटी की रीडिंग करने वाले हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। चलो स्टार्ट करते हैं। पिछले चैप्टर में आपने इनहेरिटेंस पैटर्न्स के तथा उस पैटर्न्स के जेनेटिक आधार के बारे में पढ़ा हमने। मेंडल के समय तक वे फैक्टर्स थे, मेंडल के समय तक क्या थे? फैक्टर्स थे जो इनहेरिटेंस के पैटर्न को रेगुलेट करके उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगले 100 वर्ष बाद अनुमानित जेनेटिक मटेरियल के नेचर के बारे में पता चल पाया। जिन बच्चों को पता है, हाँ, जिन बच्चों ने मेरे से पिछला चैप्टर पढ़ा है तो मैं उन्होंने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में समझाया था कि हम जो चैप्टर पिछला पढ़े थे वो मेंडल के टाइम में जाके पढ़े थे, और मेंडल ने अपने टाइम में फैक्टर्स कहा था, जीन्स को जीन्स नहीं कहा था। मेंडल ने क्या कहा था? फैक्टर कहा था। तो वही इसमें कह रहे हैं, मेंडल के समय तक वे फैक्टर्स जो इनहेरिटेंस के पैटर्न को रेगुलेट करते थे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अगले 100 वर्ष के बाद जेनेटिक मटेरियल के नेचर के बारे में पता चल पाया। अधिकतर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए था। आप पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर हैं। ठीक, लिविंग सिस्टम में 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड मिलते हैं, एक डीएनए और दूसरा आरएनए। अधिकतर प्राणियों में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बेटा? डीएनए होता है। डीएनए ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। कुछ वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, किस में होता है? कुछ वायरसेस में। परंतु मोस्टली आरएनए मैसेंजर की तरह कार्य करता है, लेकिन ज़्यादातर में आरएनए किसकी तरह काम करता है? मैसेंजर की तरह काम करता है। आरएनए के अन्य और भी एडिशनल रोल होते हैं, जैसे कि एडाप्टर, स्ट्रक्चरल तथा कुछ केसेस में क्या वो बोलते हैं? कैटालिटिक मॉलिक्यूल्स की तरह रिएक्ट करता है, बिहेव करता है। आप न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर तथा किस प्रकार इनकी मोनोमर यूनिट लिंक्ड होकर न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर बनाती है के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक, इस चैप्टर में डीएनए के स्ट्रक्चर, इसके रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड जो प्रोटीन्स में एमिनो एसिड्स के सीक्वेंस को निर्धारित करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस, ट्रांसलेशन तथा इनके रेगुलेशन के प्रारंभिक आधार के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा बेटा, डीएनए से डीएनए का बनना क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए का बनना क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। एमआरए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। क्या है? सेंट्रल डॉग्मा। ठीक है, वही यहां बोल रहे हैं। ठीक है, डीएनए से डीएनए का बनना ट्रांसलेशन, सॉरी, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। ठीक, पिछले दशक में ह्यूमन जीनोम में स्थित न्यूक्लियोटाइड के कंप्लीट सीक्वेंस के निर्धारण से जीनोमिक्स के न्यू एरा का प्रारंभ हुआ। इस चैप्टर के लास्ट सेक्शन में हम ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के आवश्यक पहलुओं और एवं इसके परिणामों के बारे में पढ़ेंगे। अपनी चर्चा की शुरुआत सबसे पहले लिविंग सिस्टम में मिलने वाले मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी करने वाले हैं। द डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म है का एक लॉन्ग पॉलीमर है। डीएनए की लेंथ यूजुअली इसमें प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड्स के नंबर द्वारा डिफाइंड की जाती है। एक पेयर न्यूक्लियोटाइड्स का संबंध बेस पेयर से है। यह एक ऑर्गेनिज्म का भी कैरेक्टरिस्टिक है। फॉर एग्जांपल, एक बैक्टीरियोफेज जिसे 5×174 कहते हैं, इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अगर हम बात करें बैक्टीरियोफेज लैम्डा की, ठीक, तो इसमें 48,502 बेस पेयर्स होते हैं। अगर हम बात करें ई कोलाई यानी कि एस्चेरिचिया कोलाई की,
तो इसमें 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर होते हैं। ह्यूमन डीएनए के हैप्लॉइड कंटेंट में 3.2 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर होते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। आइए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए या आरएनए की केमिकल स्ट्रक्चर का संक्षेप में वर्णन करते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होते हैं। क्या क्या नाम है बेटा? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर, आरएनए के केस में राइबोज होगा और डीएनए के केस में क्या होगा? डीऑक्सी राइबोज होगा। हमने अभी पढ़ा, हमने आपको भी बताया डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक, और क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप होगा। नाइट्रोजनस बेस 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन में क्या क्या होगा? एडेनिन तथा ग्वानिन। पिरिमिडीन में क्या क्या होगा? साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। साइटोसिन डीएनए तथा आरएनए दोनों में कॉमन होता है। साइटोसिन क्या है बेटा? डीएनए और आरएनए दोनों कॉमन होगा। ठीक, जबकि थायमिन डीएनए में होगा और यूरेसिल आरएनए में होता है। आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। ठीक है, डीएनए में क्या होगा? थायमिन होगा और आरएनए में क्या होगा? यूरेसिल होगा, डिफरेंट होगा ये। एक नाइट्रोजनस बेस एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज द्वारा पेंटोस शुगर से जुड़कर न्यूक्लियोसाइड बनाता है, जैसे कि एडिनोसाइन या डीऑक्सी एडिनोसाइन, ग्वानिनोसाइन या डीऑक्सी ग्वानिनोसाइन या साइटिडीन, इसी तरह से मिलके बनाते हैं। जब एक फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज द्वारा न्यूक्लियोसाइड के 5' ग्रुप से जुड़ता है। ठीक, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज द्वारा न्यूक्लियोसाइड के 5' ग्रुप से जुड़ता है, तब करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड या डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड उपस्थित शुगर के प्रकार पर निर्भर हैं का निर्माण करते हैं। दो न्यूक्लियोटाइड्स 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज द्वारा जुड़कर एक डाइन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार से और भी न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। इस प्रकार से निर्मित पॉलीमर के राइबोज 5' एंड पर फ्री फॉस्फेट समूह मिलता है, जैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का 5' एंड कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से पॉलीमर के दूसरे एंड पर राइबोज में फ्री 3' ग्रुप होता है, जैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का 3' एंड कहा जाता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में बैकबोन का निर्माण शुगर और फॉस्फेट करते हैं, फॉस्फेट के कारण होता है। नाइट्रोजनस बेस शुगर मॉइटी से जुड़ा रहता है, जो बैकबोन में प्रोजेक्टेड रहते हैं। आरएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू अवशेष के राइबोज की सेकंड पोजीशन पर एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। आरएनए में थायमीन के स्थान पर क्या होगा? यूरेसिल होगा, अभी बताया था, इसका क्या नाम है? आरएनए के थायमीन के स्थान पर यूरेसिल होगा। ठीक है, और इसका केमिकल नेम क्या होगा बेटा? 5-मिथाइल यूरेसिल थायमीन। डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट एसिडिक सब्सटेंस होता है, जिसको 1869 में फ्रीडरिच मिक्सचर ने आइडेंटिफाई किया था। ठीक, इतने लंबे पॉलीमर को टेक्निकल लिमिटेशन के कारण इंटैक्ट आइसोलेट करना कठिन था। इस कारण से बहुत लंबे समय तक डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। (1953) में, कब की बात है? 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने मोराइस विल्कन्स तथा रोजालैंड फ्रैंकलिन के द्वारा प्रोड्यूस एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा के आधार पर डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही सिंपल परंतु फेमस डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के 2 स्ट्रैंड के बीच की बेस पेयरिंग इनके प्रस्ताव का हॉलमार्क था। इनका यह प्रपोजिशन एरविन चारगफ के डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऑब्जर्वेशंस पर भी बेस्ड था। ठीक, एरविन चारगफ ने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में ऑब्जर्व किया तथा बताया कि एडेनिन तथा थायमिन और ग्वानिन तथा साइटोसिन के मध्य
रेशियो कांस्टेंट तथा इक्वल होता है। बेस पेयरिंग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तथा इसलिए यदि एक स्ट्रैंड्स के बेस सीक्वेंस के बारे में जानकारी हो तो दूसरे स्ट्रैंड के बेस सीक्वेंस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यदि डीएनए का प्रत्येक स्ट्रैंड इसे पेरेंटल स्ट्रैंड कहें तो न्यू स्ट्रैंड के सिंथेसिस के लिए टेम्पलेट का कार्य करे। तो जो दो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेंगे इन्हें डॉटर डीएनए कह सकते हैं। वह पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल के आइडेंटिकल होंगे। इस कारण जेनेटिक डीएनए के स्ट्रक्चर्स के बारे में बहुत जानकारी मिली। ये किसका स्ट्रक्चर बेटा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। 5 डैश पे क्या जुड़ा है? फॉस्फेट। और 3 डैश पे क्या जुड़ा है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक। डबल हेलिक्स डीएनए के स्ट्रक्चर्स के साइलेंट फीचर्स निम्नलिखित हैं। एक मिनट बेटा। डबल हेलिक्स डीएनए के स्ट्रक्चर्स के साइलेंट फीचर्स निम्नलिखित हैं। यह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के बने होते हैं जिसका बैकबोन शुगर फॉस्फेट का बना होता है तथा बेस भीतर की ओर प्रोजेक्ट होते हैं। ठीक है, किस तरफ प्रोजेक्ट होते हैं? भीतर की ओर। दोनों चेन्स की पोलैरिटी कैसी होगी बेटा? एंटी पैरेलल होती है। इसका मतलब है यदि कि चेन की पोलैरिटी 5' to 3n' है तो दूसरी की पोलैरिटी 3' to 5' होगी। ठीक। दोनों स्ट्रैंड में बेसेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे, बेस पेयर बनाते हैं। एडेनिन अपोजिट स्ट्रैंड के साथ थाइमिन को के साथ जुड़ा होगा जो कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होगा? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होगा, एडेनिन और थाइमिन। उसी तरह अगर बात करें ग्वानिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होंगे जिसके फलस्वरूप प्यूरिन के अपोजिट हमेशा क्या होगा? पिरिमिडीन होगा। प्यूरिन के अपोजिट क्या होगा? पिरिमिडीन होगा। इस कारण हेलिक्स के दोनों स्ट्रैंड्स के लगभग समान डिस्टेंस बना रहता है। ठीक। देखो, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हैं? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। उसी तरह बात करें थाइमिन और एडेनिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है। अगर एक जो हमारा स्ट्रैंड है वो 5' to 3' है, ठीक है, तो दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा? 5' to 3'। ठीक है। अब एक पिरिमिडीन है, ठीक है, एक पिरिमिडीन और प्यूरिन क्या होगा? अपोजिट होंगे। ये किसका स्ट्रक्चर है? डबल हेलिक्स डीएनए, डबल हेलिक्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। ठीक। चल आ जाओ। चलो, दो चेन्स राइट हैंडेड फैशंस में कॉइल्ड रहती हैं। बेटा बहुत टफ चैप्टर है तो कृपया करके बहुत ही सिंसियर बच्चे के साथ पढ़िए क्योंकि समझ नहीं आता लोगों को। ये चैप्टर पढ़ लेते हैं पर समझ नहीं आता है ना, तो बहुत ही सिंसियर होकर पढ़िए। दोनों चेन्स राइट हैंडेड फैशंस में कॉइल्ड रहती हैं। हेलिक्स की पिच 3.4 nm होती है। 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 10 करोड़वां भाग है अर्थात 10⁻⁹ मीटर। ठीक। प्रत्येक टर्न में लगभग 10 बेस पेयर होते हैं। परिणाम स्वरूप एक हेलिक्स में 2 बेस के बीच लगभग 0.34 नैनोमीटर की डिस्टेंस होता है। डबल हेलिक्स में एक बेस पेयर की तरह दूसरे पर स्थित होती है। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। प्यूरिन तथा पिरिमिडीन के स्ट्रक्चर को कंपेयर करें। क्या आप बता सकते हैं कि डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के बीच की दूरी लगभग समान क्यों रहती है? डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स का प्रस्ताव जेनेटिक इम्प्लीकेशन उलझन की सरल तरीके की व्याख्या करने में सक्षम है। शीघ्र ही फ्रांसिस क्रिक, नाम याद रखो, फ्रांसिस क्रिक ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सेंट्रल डॉगमा का विचार प्रस्तुत किया जो बताता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का बहाव डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। बेटा एक लाइन, एक साइंटिस्ट का नाम तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे एग्जाम में कौन से साइंटिस्ट का नाम पूछ लिया जाए,
बायोलॉजी में अगर तुम्हें सेलेक्ट होना है ना, तो बायोलॉजी में कम से कम तुम्हें 340 345 का स्कोर करना ही पड़ेगा, यानी कि तुम्हें 85 क्वेश्चंस प्लस जाना पड़ेगा, तभी तुम सिलेक्शन ले पाओगे। तो बायो की एक एक लाइन, एक एक सेंटेंस, एक एक फिगर, एक एक डायग्राम क्लियर होना चाहिए तुम्हें, ठीक। अब बात करें, कुछ वायरसेस में इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होता है वो आरएनए से डीएनए की तरफ होता है। क्या आप इस प्रोसेस के लिए एक सिंपल नेम का सुझाव कर सकते हैं? ये किसका है? डीएनए डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। उसके बाद क्या है? पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। दो कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? 0.34 नैनोमीटर होगी। मानकर यदि टिपिकल मैमेलियन सेल के डबल हेलिक्स डीएनए की लेंथ की गणना करें तो लगभग कितनी आएगी? 2.2 मीटर आएगी। बेस के टोटल नंबर्स के दो कॉन्सिक्यूटिव, ठीक है पढ़ लो। यह लेंथ एक टिपिकल न्यूक्लियस के डायमेंशन लगभग 10⁻⁻6 से बहुत अधिक है। किस प्रकार से इतना लंबा पॉलीमर एक सेल में पैकेज्ड रहता है? अभी बताओ यार, तुम इतना पढ़ रहे हो, इतना बड़ा डीएनए का डबल हेलिक्स तुम्हारे डायग्राम दिखा रहे हैं, तो ये एक छोटी सी सेल के एक न्यूक्लियस में घुसता कैसे है? चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। किस प्रकार से इतना लंबा पॉलीमर एक सेल में पैकेज्ड रहता है? यदि ई कोलाई के डीएनए की लेंथ 1.36 mm है, तो क्या आप ई कोलाई में बेस पेयर की संख्या की गणना कर सकते हैं? प्रोकैरियोट्स जैसे ई कोलाई जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक, फिर भी डीएनए संपूर्ण सेल में फैला नहीं होता। डीएनए किस तरह का चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज्ड। कुछ प्रोटीन्स कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज से न्यूक्लियोइड रीजन में बंधा रहता है। न्यूक्लियोइड में डीएनए बड़े से लूप में व्यवस्थित होता है जो कि प्रोटीन से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा होता है? प्रोटीन से जुड़ा होता है। यूकैरियोट्स में ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स का एक सेट होता है जिसे क्या बोलेंगे? हिस्टोन्स। किसी प्रोटीन्स पर एक्वायर्ड चार्ज उसकी चार्ज साइड चेन्स में स्थित एमिनो एसिड्स के अबंडेंस पर निर्भर करता है। हिस्टोन्स में बेसिक एमिनो एसिड्स होते हैं, इसे क्या क्या बोलेंगे? लाइसिन और आर्गिनिन अधिक मात्रा में मिलते हैं। दोनों एमिनो एसिड की साइड चेन्स पर क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होगा। हिस्टोन्स ऑर्गेनाइज्ड होकर 8 मॉलिक्यूल की एक यूनिट बनाता है जिसे क्या बोलेंगे? हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे? हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बोलेंगे इसे? हिस्टोन ऑक्टामर कहेंगे, ठीक। नेगेटिवली चार्ज डीएनए, नेगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ लिपटकर एक संरचना बनाता है, इसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। एक टिपिकल हैंड न्यूक्लियोसोम में डीएनए डबल हेलिक्स के 200 बेस पेयर होते हैं। न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियस में क्रोमेटिन नाम स्ट्रक्चर्स की रिपीटिंग यूनिट में बनता है जो न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्टेन्ड कलर्ड बॉडीज की तरह दिखता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा देखने पर क्रोमेटिन में न्यूक्लियोसोम्स बीड्स ऑन स्टिंग्स के स्ट्रक्चर्स जैसे दिखाई देते हैं। थ्योरेटिकली एक मेमेलियन सेल में ऐसे बीड्स न्यूक्लियोसोम की तरह से रचना को क्या बता सकते हैं? क्रोमेटिन में बीड्स ऑन स्टिंग्स, क्रोमेटिन में बीड्स ऑन स्टिंग्स पैकेज्ड होकर क्रोमेटिन फाइबर का निर्माण करती हैं जो कि सेल डिवीजन की मेटाफेज स्टेज के स्टेज मेटाफेज स्टेज में कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं, ठीक। हायर लेवल पर क्रोमेटिन के पैकेज हेतु अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसे सामूहिक रूप से नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल NHC प्रोटीन्स कहा जाता है। एक टिपिकल न्यूक्लियस में कुछ जगहों पर क्रोमेटिन लूजली पैक्ड होता है, हल्के स्टेन्स होता है, जैसे क्या बोलेंगे बेटा? यूक्रोमेटिन बोलेंगे। ये हमारा न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर? न्यूक्लियोसोम का। और ये किसका है? बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक। क्रोमेटिन जो काफ़ी डेंसली पैक्ड तथा डार्क स्टेन्स के होते हैं इससे क्या बोलेंगे? हेट्रोक्रोमेटिन। लूज पैक्ड हो तो यूक्रोमेटिन और जो डेंसली पैक्ड होते हैं उसे हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन में ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन्स कहते हैं जबकि हेट्रोक्रोमेटिन इनएक्टिव होता है, ठीक।
यूक्रोमेटिन कैसा हुआ, एक्टिव क्रोमेटिन कहते हैं। यूक्रोमेटिन को ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन कहते हैं, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन को इनएक्टिव कहते हैं। द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। मिस्चर द्वारा न्यूक्लियन की खोज तथा मेंडल द्वारा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस का प्रस्ताव लगभग एक ही समय पर आ रहा है, परंतु डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य करता है। यह खोजने तथा सिद्ध करने में लंबा टाइम लगा। 1926 तक जेनेटिक इनहेरिटेंस के मैकेनिज्म की खोज मॉलिक्यूलर लेवल तक पहुंच चुकी थी। ग्रिगोर मेंडल, वॉल्टर सटन, थॉमस हंट मॉर्गन तथा अन्य कई साइंटिस्ट की पूर्व खोजों के आधार पर स्पष्ट हो गया था क्रोमोसोम्स अधिकतर सेल के न्यूक्लियस में मिलता है, परंतु इस प्रश्न का उत्तर अभी नहीं मिल सका कि कौन सा मॉलिक्यूल वास्तव में जेनेटिक मटेरियल है। अब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। 1928 फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, यह बैक्टीरिया जो निमोनिया कॉज करता है, पर बहुत से एक्सपेरिमेंट करके ट्रांसफॉर्मेशंस की अच्छे ढंग से व्याख्या की। इनके एक्सपेरिमेंट्स के दौरान लिविंग ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया का फिजिकल फॉर्म में परिवर्तन हो गया। जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई न्यूमोकोकस बैक्टीरिया को कल्चर प्लेट पर ग्रो करते हैं तो कुछ ने स्मूथ शाइनी कॉलोनीज प्रोड्यूस की, जबकि कुछ ने रफ कॉलोनीज प्रोड्यूस की। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया पर म्यूकस पॉलीसैकेराइड की कोटिंग होती है, जबकि आर स्ट्रेन में ये कोटिंग नहीं पाई जाती है। अब इसकी वजह से हुआ क्या, एस स्ट्रेन वायरुलेंट से इन्फेक्टेड माइस जो निमोनिया के इन्फेक्शन से मर जाते थे, परंतु आर स्ट्रेन से इन्फेक्टेड माइस में निमोनिया नहीं हुआ। ठीक, ये लिखा है। ग्रिफ्थ ने बैक्टीरिया को गर्म करने पर उन्हें मृत पाया। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट कराने पर उनकी मृत्यु नहीं होती, जबकि इन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन तथा लाइव आर इस बैक्टीरिया के मिक्सचर को इंजेक्ट किया तो माइस की डेथ हो गई। इस डेड माइस से उन्होंने लिविंग एस बैक्टीरिया को रिकवर किया। ग्रिफ्थ ने निष्कर्ष निकाला कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया किसी प्रकार से हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया द्वारा ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हीट किल्ड एस स्ट्रेन से ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे आर स्ट्रेन बैक्टीरिया स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोड को सिंथेसिस करते हैं तथा वायलेंट हो जाते हैं। निश्चित ही ऐसा जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर होने के कारण हो पाता है। आपने अपने एक्सपीरियंस से भी जेनेटिक मटेरियल के बायोकेमिकल नेचर को डिफाइन नहीं कर पाए, जिसमें एस स्ट्रेन हीट किल्ड लगाने पे माइस नहीं मर रहा था, जबकि एस स्ट्रेन हीट किल्ड प्लस आर स्ट्रेन लाइव लगाने से माइस क्या हो रहा था, मर रहा था। अब एस स्ट्रेन तो मर गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि उसका जेनेटिक मटेरियल तो इसमें ट्रांसफर हो गया ना, इसलिए। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ओसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लियोड और मैकलिन एमसी कार्टी 1933 से 1944 के वर्क से पहले प्रोटीन को जेनेटिक मटेरियल समझा जा सकता है, मतलब सबको, प्रोटीन को भी जेनेटिक मटेरियल। अच्छा भैया, इन्होंने ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बायोकेमिकल नेचर को डिटरमाइन करने पर कार्य किया। इन्होंने हीट किल्ड एस सेल्स के बायोकेमिकल्स, प्रोटीन्स, डीएनए और आरएनए को प्यूरिफाइड कर देखा कि इनमें से कौन सा आर सेल्स को एस सेल्स में ट्रांसफर करने में सहायक होता है। इन्होंने इस बात पर पता लगाया कि एस बैक्टीरिया का केवल डीएनए ही आर बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म कर देता है। क्या हुआ था, एस बैक्टीरिया जो एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया था, उससे आर स्ट्रेन जो जीवित, तो उसमें क्या ट्रांसफर हुआ था, डीएनए, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि माइस मर गए थे। ठीक, इन्होंने इस बात का भी पता लगाया कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएज, आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम आरएनएज ने ट्रांसफॉर्मेशन को प्रभावित नहीं किया, इसलिए ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस प्रोटीन आरएनए नहीं थे। डीएनए से डाइजेशन कराने पर ट्रांसफॉर्मेशन इनहिबिट हो जाता है।
इससे स्पष्ट है कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि डीएनए ही हेरिडिटरी मटेरियल है। ठीक, परंतु सभी बायोलॉजिस्ट इस बात से सहमत नहीं थे। डीएनए तथा डीएनए के बीच क्या डिफरेंस है? द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसका अनइक्विवोकल प्रूफ अल्फ्रेड हर्शे मार्था चेस 1952 के एक्सपेरिमेंट से मिला। इन्होंने उन वायरसेस पर कार्य किया जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, जिन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया से अटैच हो जाता है तथा इनका जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल में एंटर कर जाता है। बैक्टीरियल सेल वायरस के जेनेटिक मटेरियल को अपना समझने लगते हैं, जिसके फल परिणाम स्वरूप जब डिवाइड सेल होती हैं तो अधिक वायरस पार्टिकल का निर्माण होता है। हार्शे और चेस ने इस बात की खोज की हार्शे और चेस ने किस बात की खोज की कि डीएनए या प्रोटीन में से कौन सा वायरस से बैक्टीरिया में एंटर करता है। इन्होंने कुछ वायरसेस को ऐसे मीडियम में ग्रो किया जिसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस तथा कुछ अन्य बैक्टीरिया का जो ऐसे मीडियम में ग्रो किया जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर था। जिन वायरसेस को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस की उपस्थिति में ग्रो कराया गया उनमें डीएनए तो रेडियो एक्टिव मिला, परंतु रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं मिला, क्योंकि फॉस्फोरस डीएनए में होता है, प्रोटीन में नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से वायरस जिन्हें रेडियो एक्टिव सल्फर की उपस्थिति में ग्रो कराया गया उनमें प्रोटीन तो रेडियो एक्टिव पाया गया, किंतु उनमें रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं था, क्योंकि डीएनए में सल्फर होता है, सॉरी सल्फर नहीं होता। रेडियो एक्टिव फेजेस ई कोलाई बैक्टीरिया से अटैच होने के लिए अलाउ थे। उसके बाद जब इन्फेक्शन आगे प्रोसीड करता है तो बैक्टीरिया को एक ब्लेंडर मिक्सी में हिलाने से वायरल कोट सेपरेट हो जाता है। बैक्टीरिया के सेंट्रीफ्यूज में घुमाने से वायरस पार्टिकल बैक्टीरिया से सेपरेट हो जाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो रेडियो एक्टिव डीएनए वाले वायरसेस से इन्फेक्टेड थे वे रेडियो एक्टिव बने रहे। इससे स्पष्ट है कि वायरसेस से बैक्टीरिया में एंटर करने वाला मटेरियल क्या था? डीएनए था। ऐसे बैक्टीरिया जो रेडियोएक्टिव प्रोटीन वाले वायरसेस से इन्फेक्टेड थे वे रेडियो एक्टिव नहीं हुए। इससे संकेत मिलता है कि वायरस से बैक्टीरिया में प्रोटीन एंटर नहीं करता है, इसलिए वायरसेस से बैक्टीरिया में पास होने वाला जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। तो ये है हर्शा चेस का एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जिसमें फर्स्ट स्टेप में इन्फेक्शन, दूसरे में ब्लेंडिंग और बाद में सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए। एक मिनट रुको, 1 मिनट का ब्रेक ले लो, है ना, पानी वानी पी लो, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं।
चलो भाई शुरू करो, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, सारे लोग आ जाओ, स्टार्ट करो। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए। ठीक, पिछली चर्चाओं से स्पष्ट था कि प्रोटीन तथा डीएनए के बीच जेनेटिक मटेरियल को लेकर जो विवाद था वह अब हर्शे-चेस के एक्सपेरिमेंट के रिजॉल्व हो चुका। ठीक है, अभी एस्टेब्लिश्ड फैक्ट हो चुका कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करता है। ठीक ठीक, साथ ही यह भी स्पष्ट हो चुका कि कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, जैसे कि टीएमबी में। ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरसेस में होता है, कीवी बैक्टीरियोफेजेस में होता है, और भी एटसेट्रा, और भी वायरसेस में होता होगा। हमारे बुक में दो ही दिए हैं तो हम दो ही पढ़ेंगे, टोबैको और बैक्टीरियोफेज। चलो कुछ सवालों के जवाब दीजिए, जैसे कि डीएनए ही क्यों प्रमुख जेनेटिक मटेरियल है, जबकि आरएनए मैसेंजर तथा एडेप्टर जैसे डायनामिक कार्य करता है। दोनों न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स के केमिकल स्ट्रक्चर में डिफरेंस बताइए। ठीक, आ जाओ भाई, बताओ डिफरेंस। क्या आप डीएनए तथा आरएनए के बीच दो केमिकल डिफरेंस बता सकते हैं? एक तो डिफरेंस यही था भाई कि केमिकली डीएनए तुम्हारा मोर स्टेबल है, आरएनए लेस स्टेबल है। डीएनए में तुम्हारा थायमिन होता है, उसके आरएनए में यूरेसिल होता है, उसकी जगह देखो क्या क्या बोलते हैं। अपना रेप्लिका जनरेट करने में सक्षम होना चाहिए। ठीक, रेप्लिकेशन केमिकली तथा स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। इनमें एवोल्यूशन के लिए आवश्यक स्लो चेंजेस म्यूटेशन का स्कोप होना चाहिए। जो चेंजेस होना चाहिए वो स्लो होना चाहिए, है ना, जो कि म्यूटेशन के लिए जरूरी भी है। इससे स्वयं मेंडेलियन कैरेक्टर के अनुरूप एक्सप्रेस होना चाहिए। यदि कोई बेस पेयरिंग तथा कॉम्प्लीमेंट्री को ध्यान में रखते हुए परीक्षण करता है तो वह पाएगा कि दोनों न्यूक्लिक एसिड डीएनए तथा आरएनए में डुप्लीकेशन की क्षमता होती है। लिविंग सिस्टम के अन्य मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन फर्स्ट क्राइटेरिया की फुलफिल करने में स्वयं ही फेल हो गया। जेनेटिक मटेरियल तथा स्टेबल होना चाहिए कि ऑर्गेनिजम्स की लाइफ साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस एज या ऑर्गेनिजम्स की फिजियोलॉजीज में चेंज होने पर इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ग्रिफ्थ के ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में स्पष्ट है कि जेनेटिक मटेरियल की स्टेबिलिटी इसकी एक प्रमुख विशेषता है जो हीट बैक्टीरिया को तो किल कर देती है, परंतु जेनेटिक मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय नहीं होती, जो कि जिसकी वजह से क्या हुआ था, माइस मर गया था। डीएनए की सहायता से इस बात को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं होने के कारण यदि गर्म करने पर अलग भी हो जाते हैं तो उचित कंडीशन प्रोवाइड करने पर खुद ही जुड़ जाते हैं। आरएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 2-OH ग्रुप पर मिलता है, जो कि रिएक्टिव ग्रुप होता है तथा आरएनए को लेवाइल बदलने वाला व इजीली डिग्रेडेबल होता है। ठीक है, आरएनए को बदलने वाला लेवाइल। आरएनए कैटलिस्ट की तरह भी कार्य करता है, अंततः यह रिएक्टिव होता है। आरएनए से कंपेयर करने पर पता चला कि डीएनए केमिकली लेस रिएक्टिव है तथा स्ट्रक्चरली अधिक स्टेबल है। इस कारण दोनों न्यूक्लिक एसिड में से डीएनए एक बेटर जेनेटिक मटेरियल माना गया। डीएनए में यूरेसिल के स्थान पर थायमिन होने के कारण उसमें अधिक स्टेबिलिटी होती है। इस बारे में डिटेल डिस्कशन हेतु हमें डीएनए में होने वाले रिपेयर की प्रोसेस को समझना होगा और आप इस प्रोसेस के बारे में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। आरएनए और डीएनए दोनों ही म्यूटेट होने में सक्षम हैं। आरएनए अनस्टेबल होने के कारण फास्ट रेट से म्यूटेट करता है, जिसके वजह से वायरसेस आरएनए जीनोम तथा शॉर्टर लाइफ स्पैन होने के कारण तेजी से म्यूटेट तथा इवॉल्व होते हैं। इसीलिए वायरल इन्फेक्शन की मेडिसिन नहीं मिलती है बेटा, क्योंकि इनमें चेंजेस बहुत जल्दी आते हैं। ठीक है, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस को डायरेक्टली कोड कर सकते हैं, इसलिए आसानी से कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करते हैं।
डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आरएनए पर डिपेंडेंट होता है। प्रोटीन सिंथेसिस की सारी मैकेनिज्म आरएनए से विकसित हुई। उपरोक्त सभी से स्पष्ट किया गया कि डीएनए तथा आरएनए दोनों ही जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य करते हैं, परंतु डीएनए के अधिक स्टेबल होने के कारण ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के स्टोरेज के लिए सबसे बेटर है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के ट्रांसमिशन हेतु आरएनए बेटर होता है। ट्रांसमिशन के लिए आरएनए बेटर है, स्टोरेज के लिए डीएनए बेटर है। ठीक, अब आरएनए के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। आरएनए से हमारी क्या दुश्मनी है ना, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। पिछली चर्चाओं में हमने इमीडिएटली एक प्रश्न उठाया कि फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। केमिकल एवोल्यूशन में इसके बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया जाएगा, परंतु संक्षेप में कुछ फैक्ट्स तथा पॉइंट्स को हम अवश्य हाईलाइट करेंगे। पहला जेनेटिक मटेरियल है आरएनए। हो गया ना शौक, पुष्पा झुक गया नहीं। चलो ठीक है यार, मत झुको पुष्पा भैया। इस बात के अब बहुत पर्याप्त एविडेंस है कि एसेंशियल लाइफ प्रोसेस जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग आदि आरएनए के अराउंड इवॉल्व हुए। आरएनए जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ कैटलिस्ट की तरह कार्य करता है। लिविंग सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं जो प्रोटीन एंजाइम के द्वारा नहीं हो बल्कि आरएनए कैटलिस्ट के द्वारा कैटलाइज होती हैं, परंतु कैटलिस्ट होने की वजह से आरएनए रिएक्टिव होता है तथा इसलिए अनस्टेबल होता है। केमिकल मॉडिफिकेशन के साथ डीएनए आरएनए से इवॉल्व हुआ, जिसके कारण यह ज़्यादा स्टेबल है। डीएनए किससे इवॉल्व हुआ? आरएनए। तो आरएनए कौन है? पापा जी, और डीएनए कौन है? बच्चा जी। ठीक है, डीएनए बाद में आया। केमिकल मॉडिफिकेशन के साथ डीएनए आरएनए से इवॉल्व हुआ, जिसके कारण यह ज़्यादा स्टेबल हुआ। मम्मी पापा वाला कुछ खेल नहीं हो तो मैं ऐसा अपने मुँह से बता रहा हूँ। मम्मी पापा, पापा हुआ आरएनए का, बच्चा हुआ डीएनए, ऐसा कुछ नहीं है, लिखा था ऐसे ही बोल दिया मैंने। डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड तथा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होने के कारण तथा इसमें रिपेयर के प्रोसेस के विकास से डीएनए स्वयं में होने वाले चेंजेस के प्रति रेसिस्टेंट होते हैं। अब हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन। क्या पढ़ेंगे? रेप्लिकेशन। तो आप हमें बताइए, डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाते हैं बेटा? क्वेश्चन मार्क। बताइए जी। सो गए? इस तरह सो गए सर्दी में तो हो गया सिलेक्शन। रजाई में लेट के पढ़ रहे हो ना तुम, रजाई में लेट के पढ़ रहे हो, इसीलिए तुम्हें नींद आ गई, मुझे पता है। ठीक है, तो बताओ डीएनए से डीएनए के बनने को क्या बोलेंगे? उसके बाद डीएनए से एमआरएनए के बनने को क्या बोलेंगे? फिर एमआरएनए से प्रोटीन के बनने को क्या बोलेंगे? कमेंट करो अभी और इसी वक्त, इसी राइट नाउ, कमेंट राइट नाउ। चलो आओ। आरएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स के प्रस्ताव के साथ ही वॉटसन तथा क्रिक ने तत्काल डीएनए के रेप्लिकेशन की स्कीम दी। उनके ओरिजिनल स्टेटमेंट को कोट किया जाए तो वह इस प्रकार है। अब ध्यान से सुनो, ठीक है, ध्यान सुनो ध्यान से। स्पेसिफिक पेयरिंग की जानकारी के बाद जेनेटिक मटेरियल के नए रूप की मैकेनिज्म के बारे में इमीडिएट पोस्टुलेट करने से बचा नहीं जा सकता। वॉटसन एंड क्रिक 1953। स्कीम से स्पष्ट है कि दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होकर न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की सिंथेसिस के लिए टेम्पलेट का कार्य करेंगे। ठीक, आरएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड पर 2' ग्रुप मिलता है, जो कि क्या होगा? रिएक्टिव। कैसा ग्रुप होगा? रिएक्टिव होता है तथा यह आरएनए को बदलने वाला व इजीली डिग्रेडेबल बनाता है। बेटा हमें लग रहा है हम दोबारा उसी पेज पे आ गए, लग रहा है ना? ये पेज लग रहा है कि डबल बार पीडीएफ में आ गया है ना? 82। अरे सर मुझे पता था आप ही चूतिया हो, है ना? मैं चूतिया हूँ बेटा, यही कह रहा है ना कि सर मुझे पता था।
आपने गलत कर दिया है, ये हम कट कर देते हैं, ठीक, क्योंकि ये पेज हम पढ़ चुके हैं, ठीक। पेज नंबर 83 पे चलो भाई। रेप्लिकेशन के पूरा होने के बाद प्रत्येक डीएनए मॉलिक्यूल के पास एक पेरेंट्रल तथा एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होता है। इस स्कीम को क्या बोलेंगे बेटा? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। वॉटसन क्रिक भैया का मॉडल है, जिसे कौन सा मॉडल है ये? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन व्हाट्सअप कह रहे हैं, ऐसे याद रख लो। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल किसने दिया? व्हाट्सअप ने। व्हाट्सअप मतलब वॉटसन क्रिक भैया ने दिया है, ठीक है। जिसमें क्या है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये न्यू स्ट्रैंड है, ठीक। ये 3' एंड है, ये 5' एंड है, ठीक। चलो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पढ़ते हैं। अब ये सिद्ध हो चुका है कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता, ठीक है भाई, प्रूफ हो गया तो अच्छी बात है, ठीक है। यह सर्वप्रथम एस्चेरिचिया कोलाई में देखा गया तथा बाद में हायर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स और ह्यूमन सेल्स में भी देखा गया। मैं अब देखो बेटा, थोड़ा स्पीड पकड़ो, है ना, चैप्टर बड़ा हो नहीं पाएगा फिर, है ना, काफ़ी चैप्टर बड़ा है, काफ़ी पेजेस हैं चैप्टर में, थोड़ा स्पीड से करें तभी फिर अच्छे से ख़त्म होगा। चलो, मैथ्यू मिशेल्सन एंड फ्रैंकल स्टॉक ने 1958 में निम्नलिखित एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। इन्होंने ई कोलाई को 15 जो नाइट्रोजन है उसका मॉलिकुलर मास कितना है? 15 NH4Cl वाले मीडियम में ग्रो किया, जबकि कई जनरेशन तक नाइट्रोजन का एकमात्र स्रोत था N15 नाइट्रोजन का भारी आइसोटोप है, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव नहीं है, केवल N15 नाइट्रोजन का आइसोटोप है। परिणाम स्वरूप N15 न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए साथ ही साथ अन्य नाइट्रोजन वाले कंपाउंड में भी व्यवस्थित हो जाता है। इस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल्स को नॉर्मल डीएनए से सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट में सेंट्रीफ्यूगेशन, किसके द्वारा? सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा अलग किया जा सकता है। N15 रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है बेटा, ये N14 से केवल डिफरेंट करने के लिए N15 डेंसिटीज के आधार पर अलग किया जा सकता है। इसके बाद मेल्सल एंड स्टेनसेल, इतना नजीब नाम, स्टेनसेल को नॉर्मल NH4Cl वाले मीडियम में ट्रांसफर किया तथा एक निश्चित टाइम इंटरवल में मल्टीप्लाइड सेल्स के सैंपल्स को लिया तथा इसके डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके पाया कि इनका डीएनए डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स जैसा बना रहा। डीएनए की डेंसिटी को मेजर करने के लिए सीजियम क्लोराइड पर विभिन्न सैंपल को इंडिपेंडेंटली सेपरेट किया गया। क्या आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को याद कर सकते हैं? और सोचो, क्या हायर मास डेंसिटी का मॉलिक्यूल तेजी से सेडिमेंट हो सकता है? ये है मेसेल्सन एंड स्टेल का एक्सपेरिमेंट भाई साहब, जो कि 20 मिनट का है, फिर 40 मिनट, और उसके बाद ये 4 जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन में ये हमें 4 टाइप के नाइट्रोजन N14 और N14 अलग अलग स्ट्रैंड हो जाते हैं। पहले में क्या है, N15 डीएनए 20 मिनट के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स N15 वाले हैवी, ठीक है। इन्हें जब मिक्स करेंगे तो जनरेशन 1 में क्या होगा? जनरेशन 1 में एक में हैवी होगा, ठीक है, और एक हाइब्रिड है। उसके बाद जनरेशन 1 में हाइब्रिड बनेंगे, उसका जनरेशन 2 में लाइट और हाइब्रिड दोनों बनेंगे, ठीक है। ये सेपरेट किया गया है बाय सेंट्रीफ्यूगेशन के, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट करते हैं। इसमें क्या देखो, इसमें क्या है कि हमारा एक यहाँ जो स्ट्रैंड है ना, ये दिख रहा है, देखो कलर बदल के दिखाता हूँ मैं तुम्हें। इसमें क्या दिख रहा है? एक स्ट्रैंड तो यहाँ पे N15 का है, ठीक है, और एक स्ट्रैंड N15 का है, समझ आया? एक स्ट्रैंड कितने का? N15 का, और एक कितने का? N14 का है। अब 40 मिनट बाद क्या होगा? 40 मिनट बाद बेटा क्या होगा? 40 मिनट बाद क्या होगा बच्चों? मेरे बच्चों 40 मिनट बाद क्या होगा? N14 जो
जो डीएनए सेपरेट हुए थे, डीएनए अलग अलग हो जाएंगे, N14 वाला अलग हो जाएगा, N15 वाला अलग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। N14 वाला अलग होगा ऊपर, N और एक क्या होगा, N14 वाला अलग होगा, और एक जो बीच वाला क्या होगा, इसमें एक N14 होगा और एक N15 होगा। इस वाले में क्या होगा, एक तुम्हारा जो स्ट्रैंड है वो N15 का है, ठीक है, और एक स्ट्रैंड है वो N14 का है। अब फिर से सुनो, सबसे पहले N15, दोबारा सुनो, N15 डीएनए, ठीक है, और N15 डीएनए हैवी जो कि है, इंजेक्ट करें 20 मिनट ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू। 20 मिनट बाद क्या होगा, हमें दो स्ट्रैंड मिलेंगे, ठीक है, दो स्ट्रैंड, एक N14 का होगा और एक N15 होगा। इन दोनों स्ट्रैंड में दो डीएनए के मॉलिक्यूल मिलेंगे, उसमें डबल स्ट्रैंड, डबल, एक ये भी डबल स्ट्रैंड, ये भी डबल स्ट्रैंड, ठीक है। अब इसमें क्या, एक N14 का मॉलिक्यूल है, एक N15 का मॉलिक्यूल है। अब 40 मिनट बाद क्या होगा, एक अलग बनेगा, एक में जो ये लास्ट वाला बना है, देखो देखो देखो, एक जो लास्ट वाला बना है ये N14 का बना है और एक ये N14 का बना है, लेकिन ये जो दो है, ठीक है बच्चों, इसमें एक N15 का है और एक N14 का है। समझ गए, समझ गए तो फिर आगे बढ़ो। ठीक, कुछ है नहीं खास, सिंपल सा है। इस प्रकार N15 से N14 मीडियम में ट्रांसफर करने पर एक जनरेशन बाद डीएनए को कल्चर से एक्सट्रैक्ट करने पर पाया जाता है कि हाइब्रिड या इंटरमीडिएट डेंसिटी का, अर्थात 20 मिनट के बाद ई कोलाई 20 मिनट में डिवाइड करता है। दूसरी जनरेशन तथा 40 मिनट के बाद ई कोलाई सेकेंड जनरेशन के कल्चर से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने पर पाया गया कि यह हाइब्रिड डीएनए तथा लाइट डीएनए की इक्वल अमाउंट से मिलकर बना था। यदि ई कोलाई को 80 मिनट तक ग्रो किया जाए तो लाइट तथा हाइब्रिड डेंसिटी के डीएनए मॉलिक्यूल अनुपात क्या होगा। ठीक, इसी प्रकार का प्रयोग टेलर उनके सहयोगियों ने 1958 में विसिया फेवा यानी कि फेवा बीन्स पर रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का प्रयोग कर क्रोमोसोम्स में न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए के डिस्ट्रीब्यूशन का पता लगाने के लिए किया। इस प्रयोग से सिद्ध हुआ कि क्रोमोसोम्स में डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करते हैं, द मशीनरी एंड द एंजाइम। मुझे लग रहा है बेटा ये जो चैप्टर है एक वीडियो में कवर नहीं होने वाला, इसका पार्ट 2 बनाना पड़ेगा, है ना। चलो ये एक टॉपिक और कर लेते हैं, उसके बाद हम ये ख़त्म करेंगे। इसका पार्ट 2 सेकंड पार्ट में आएगा क्योंकि ये इसमें हो नहीं पाएगा। ठीक, इसमें हो नहीं पाएगा, ठीक है। चलो, लिविंग सेल्स जैसे कि ई कोलाई में रेप्लिकेशन के प्रोसेस हेतु कैटलिस्ट एंजाइम के एक सेट की आवश्यकता होती है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मेन एंजाइम होता है क्योंकि यह डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमराइजेशन को कैटेलाइज करने के लिए डीएनए टेम्पलेट का यूज़ करता है। ठीक है, यह काफ़ी एफिशिएंट एंजाइम है क्योंकि बहुत ही कम समय में यह बहुत ज़्यादा संख्या में न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन को कैटेलाइज करता है। ठीक, ई कोलाई जिसके पास मात्र 4.8 10 to the 6 बेस पेयर होते हैं, इनमें रेप्लिकेशन प्रोसेस 18 मिनट्स के अंदर पूरा होता है। ह्यूमन से इसकी तुलना करो तो जिनका डिप्लॉयड कंटेंट 6.6 into 10 to the 9 बेस पेयर होता है। इसका अर्थ है कि पॉलीमराइजेशन का एवरेज रेट लगभग 2000 बेस पेयर प्रति सेकंड है। वे केवल पॉलीमराइजेशन को तेज नहीं करते बल्कि हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ रिएक्शन को कैटेलाइज भी करते हैं। रेप्लिकेशन के समय किसी भी प्रकार की मिस्टेक के परिणामस्वरूप म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन देख के याद आया कुछ, जीन में बदलाव। इसके अतिरिक्त रेप्लिकेशन एनर्जेटिकली एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट दूसरे उद्देश्य की पूर्ति करता है।
दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। सबस्ट्रेट की तरह कार्य करने के अतिरिक्त या पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के लिए एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। एटीपी की तरह डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट में दो टर्मिनल हाई एनर्जी वाले फॉस्फेट होते हैं। हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से रेप्लिकेशन के प्रोसेस को पूरा करने में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के साथ साथ कई अन्य एंजाइम्स की भी आवश्यकता होती है। बहुत लंबे डीएनए मॉलिक्यूल्स के दोनों स्ट्रैंड्स एकमात्र अपनी संपूर्ण लंबाई में सेपरेट बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता के कारण नहीं हो सकते। रेप्लिकेशन डीएनए हेलिक्स की स्मॉल ओपनिंग में होता है, जिसे क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। अब ये पेज भी दोबारा आ गया है जो कि हम पढ़ चुके हैं। चलो, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइजेशन को केवल एक दिशा में कैटेलाइज करता है, जो कि 5' to 3', जिस कारण रेप्लिकेशन फॉर्क में एक एडिशनल कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाते हैं। फलस्वरूप एक स्टैंड पर 3' to 5' पोलैरिटी वाला टेम्पलेट रेप्लिकेशन तो कॉन्टिन्यूस होता है, जबकि दूसरे 5' to 3' पोलैरिटी वाले टेम्पलेट डिसकॉन्टिन्यूस होता है। डिसकॉन्टिन्यूस सिंथेसाइज फ्रेगमेंट बाद में डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं। अब इसमें क्या बोला है, 3' to 5' वाले कंटिन्यूस होते हैं, ये है, और 5' to 3' वाले डिसकंटिन्यूस होते हैं बेटा। और ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट डी किसके, डी ओकाजाकी मतलब टूट वाले, है ना, डिसकंटिन्यूस टूटे टूटे। अब ये किसकी मदद से जुड़ेगा, तो ये डीएनए लाइगेज की मदद से ये फ्रेगमेंट जुड़ जाते हैं। ठीक है, चलें आगे। चलें, ये क्या है, रेप्लिकेटिंग फॉर्क। डीएनए पॉलीमरेज स्वयं रेप्लिकेशन प्रोसेस की शुरुआत नहीं कर सकता। रेप्लिकेशन डीएनए के किसी भी स्थान पर रैंडमली इनिशिएट नहीं होता। ई कोलाई के डीएनए के कुछ डेफिनेट रीजन होते हैं जहां रेप्लिकेशन ओरिजिनेट होता है। इस स्थान को क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं। इसी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की आवश्यकता के कारण रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर के समय डीएनए के एक पीस के प्रोपेगेशन के लिए वेक्टर की आवश्यकता होती है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को वेक्टर प्रोवाइड करता है। रेप्लिकेशन के बारे में अभी भी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है, ऐसा भी है। यूकैरियोट्स में डीएनए का रेप्लिकेशन सेल साइकिल में एस फेज में होता है। यूकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है, एस फेज में होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन तथा सेल की सेल डिवीजन काफ़ी कोऑर्डिनेटेड होनी चाहिए। डीएनए का रेप्लिकेशन तथा सेल डिवीजन ना होने के कारण पॉलीप्लॉइडी की स्थिति उत्पन्न होती है, एक क्रोमोसोमल एनोमली। इनमें से कुछ प्रक्रमों, कितना कठिन हिंदी है, के बारे में विस्तृत रूप से आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। एक टॉपिक और है, हमें लगता है ट्रांसक्रिप्शन हमें कर लेना चाहिए, कितना बड़ा है उस हिसाब से हम देखें टॉपिक कितना बड़ा है ये। अब ट्रांसक्रिप्शन हमें लग रहा है कि हमें नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है। वीडियो लगभग 1 घंटे की हो गई है ना। ये ट्रांसक्रिप्शन काफ़ी बड़ा बेटा है। अभी यहाँ से मैंने लगता है कि अभी शुरू करना चाहिए हमें। तो ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन को हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन को हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। कौन सा टॉपिक है हमारा लास्ट, ये मशीनरी एंड द एंजाइम। ठीक है, द मशीनरी एंड द एंजाइम, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पढ़ रहे थे हम, रेप्लिकेशन का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था। उसके बाद मशीनरी एंड द एंजाइम हमने, चलो ट्रांसक्रिप्शन से पहले तक कवर कर लिया है। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन पार्ट 2 में करने वाले हैं।
वीडियो का साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाएगा। बाकी बच्चों तुम लोग पढ़ते रहो। मैंने मैंने पिछली जो क्लासेस थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस की क्लासेस कंप्लीट यूट्यूब पे अपलोड कर दी हैं, तो आप लोग चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। बाकी अच्छे से पढ़िए। ट्रांसक्रिप्शन हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो स्पेशली ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं जो कि हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं। इंग्लिश की एनसीईआरटी जो है बहुत टफ है। अब ये चैप्टर है, समझ ही नहीं आता है ना। इसमें क्या है कि बोलचाल की भाषा में लिखी है, पढ़ना आसान है। बाकी अगर आप लोग पढ़ पाते हैं इंग्लिश की तो पढ़िए। बाकी इंग्लिश हिंदी मीडियम से क्या मतलब है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी हैं जिन्हें दिक्कत होती है तो वो हिंदी, इसमें शर्माने की क्या बात है यार। अरे मत पढ़ो सबके सामने, अपने रूम में जाके कॉर्नर में बैठो जाके, है ना, देखो वीडियो, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, देखो वीडियो नहीं समझ रहा है यार इंग्लिश की, तो इंग्लिश की अगर नहीं समझ आ रही है तो वीडियो देखो अच्छे से, है ना। अब इसमें कोई शौक थोड़ी ना है कि इंग्लिश की एनसीईआरटी समझ भी नहीं आ रही है लेकिन भाई पढ़ रहे हैं, क्योंकि भैया तुम्हारी नीट में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम इंग्लिश की एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ते पढ़ते रीड करते चले जाओगे और हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, है ना। तो तुम पढ़ के सकते हो इससे, है ना, पढ़ सकते हो ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, बाकी मिलते हैं पार्ट 2 में।